हेलो गाइस, तो ये अपना पार्ट नंबर 4 और लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कि मेटल्स जो होते हैं वो एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी में अपने पास जब हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो एक ये अपने पास रह जाता है और इस एक्टिविटी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है अपने पास, ये रिलेटेड किससे है, पेज को थोड़ा सा, अब ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये रिलेटेड किससे है, रिएक्टिविटी, या हम ऐसे बोल देते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन से। और अपना जो सिलेबस है ना 10th क्लास में, वो कौन सी दे रखी है, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के एनोडाइजिंग की अपने पास प्रोसेस दे रखी है। अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन लेयर। मतलब नॉर्मल सी बात क्या है कि जैसे आयरन का कोरिजन होता है ना, ऐसे ही एल्यूमिनियम का भी कोरिजन हो सकता है, ठीक है। और धीरे धीरे एल्यूमिनियम की लेयर भी क्या हो सकती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एल्यूमिनियम की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक ऑक्साइड लेयर जनरेट करते हैं ना। और वो ऑक्साइड लेयर किसकी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है, जो उसको कोरिजन से क्या करते हैं, प्रिवेंट कर रही होती है, ठीक है। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है, मैंने कुछ लाइंस निकाली हैं और मैं यहीं पेस्ट कर देता हूँ, ये नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ ना। मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है, एनोडाइजिंग is a process, anodizing is a process to form a thick layer, thick मतलब मोटी लेयर, thick layer of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन सा होता है, Al2O3, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम, ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट इट मतलब एल्यूमिनियम फ्रॉम corrosion and give a attractive फिनिश। मतलब शाइन देने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो एनोडाइजिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो किसी भी मेटल पर उसी मेटल की ऑक्साइड की लेयर जनरेट करने का काम करती है, जिससे उसका कोरिजन रुक सके, ठीक है। अब ये होती क्या है, ध्यान दो, है ना, अपने बुक में नहीं है लेकिन मैंने निकाल के लाया हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है ये, ठीक है। और इस चीज़ को कर देते हैं यहाँ से लॉक, और साथ में, ठीक है, ये हो चुकी है लॉक। अब ध्यान दो, एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम का सिलेबस में, तो मैं एल्यूमिनियम का डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना लेते हैं हम, एल्यूमिनियम का, और दूसरा वाला किसका बना लेते हैं, प्लेटिनम का। और उसको हम क्या करते हैं सर, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस। प्लस से जुड़ने वाला रीजन क्या होता है, एनोड, और माइनस से जुड़ने वाला क्या होता है, कैथोड, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, वो वाटर नहीं लेते, इस केस में हम क्या ले लेते हैं, H2SO4।
और जैसा कि बुक में दे रखा है, यहाँ पर हम जो H2SO4 लेंगे वो कौन सा लेंगे, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अरे 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 नहीं 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 धीरे, 1 मिनट रुको, है ना, आगे चलते हैं। तो एनोडाइजिंग क्या है, एक कैसी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, 2 तरीके की प्रोसेस होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रोलाइट है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हम बाहर से करंट देंगे और इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिस क्या होता है, बाहर से करंट देने पर इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट का डिपॉजिट होना। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है, ध्यान दो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम इसमें H2SO4, और वो भी कैसा लेते हैं हम, डाइल्यूट। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें एट एनोड, तो एनोड पर क्या होता है, एनोड देखो, एनोड कौन सा रीजन है, ये जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, एनोड पर क्या जनरेट होने लग जाता है, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर कौन सा जनरेट होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो, क्योंकि सर वाटर है, तो वाटर कैसे ब्रेक डाउन होता है, H+ OH-, और OH- भी वापस से टूट जाएगा तो क्या देगा, H+ और O-2। तो इसमें क्या क्या जनरेट हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन माइनस आयन्स हैं, और एक कौन से आयन्स हैं, H+ आयन। तो H+ किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ, और O- किसकी तरफ जाएंगे, प्लस वाले की तरफ। तो एनोड पर क्या होता है, यहाँ से बबल्स निकलने लग जाते हैं, कौन सी गैस के, ऑक्सीजन, और यहाँ से भी बबल्स निकलने लग जाते हैं, और वो कौन सी गैस के होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोजन गैस के। और अभी अभी हमने देखा है एट एनोड पर क्या होता है, जो एल्युमिनियम है, ये इलेक्ट्रोड जो हमने बनाया है, ये इसकी सरफेस है, और एल्युमिनियम ऑक्सीजन जनरेट हुई है, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे मैंने कोई मेटल बना दिया इस तरीके से, ये लो, ठीक है, ये एल्युमिनियम रॉड है। ठीक है, और अब इसको अगर मान लो ये एयर की प्रेजेंस में है, तो इसका क्या होगा, कोरिजन होने लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, ये जो इसको क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, है ना, कोरिजन से प्रिवेंट करेगी। और वो बनती कैसे है, जो एल्युमिनियम है और H2SO4 की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन मिली है, वो क्या बना लेते हैं, Al2O3। तो ये जो लेयर है ना, वो किसकी है, Al2O3 की है। तो एनोडाइजिंग क्या होता है, एल्युमिनियम मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, है ना, हम क्या करते हैं, उसकी सरफेस पर एक लेयर, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाना ही क्या होता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है। अब इससे क्या होता है, एक तो कोरिजन प्रिवेंट होता है, कोरिजन नहीं होगा, और दूसरा इससे हमारे पास क्या आ जाती है, शाइन, एक बढ़िया सी चमक आ जाती है। जितने भी एल्युमिनियम की चीज़ें होती हैं उन पर एक लेयर बन जाती है, बिल्कुल शाइनी शाइनी, चमकीली चमकीली टाइप की। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो, कहाँ है, इधर, ये देखो, इस तरीके से एक शाइनी शाइनी लेयर जो बन जाती है, वो एक परफेक्ट शाइन भी देती है। ठीक है, तो इसमें यही सब लिखा हुआ है, और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। एनोडाइजिंग एज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या करती है, थिन लेयर बनाती है एयर की प्रेजेंस में, जो इसको फर्दर कोरिजन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, और क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज़ मेड टू एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज डाइल्यूट। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइट ये होता है और एनोड किसका होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोट कर लो
इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो एनोड होता है वो किसका बनाते हैं हम, एल्यूमिनियम का, ठीक है। और जो कैथोड होता है वो कैथोड आप किसी भी चीज़ का ले सकते हो, कैथोड जनरली मान लो प्लेटिनम का ले लिया, तो वो दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो एनोड होता है वो किसका लिया जाता है, एल्यूमिनियम का। इतना पढ़ने के बाद में अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, कि जब मेटल होता है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा होता है तो क्या क्या होता है। और मैंने एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐसे दे भी रखी हैं, मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की भी स्टडी करेंगे। और हमें एक पेज की नीड होगी तो हम पेज भी ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट। अब हमने अपना पेज क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है, तो अब हम अपने पेज पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और स्टडी हम करेंगे तो इसको लगा देते हैं यहाँ, टॉपिक डाल लेते हैं सर। टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है, कि वाटर जो है मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है। तो ध्यान दो, कोई भी जो मेटल होता है ना, ठीक है, उसकी जब हम किससे रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब मेटल भी अकेला नहीं मिलता, या तो मेटल मिलेगा या अपने पास क्या मिलेगा, वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। तो उनको अगर हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, वाटर के साथ, तो जैसे ही हम क्या कराते हैं, किसी मेटल की वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर क्या जनरेट होता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ में कौन सी गैस जनरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। सेम चीज़ है, अगर मेटल ऑक्साइड है ना तो उसको वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो भी क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वहाँ क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं होती है। तो अगर हाइड्रोजन गैस जनरेट करनी है ना तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम मेटल ही लें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल उठा लो, जैसे कोई मेटल उठा लिया, जैसे हमने मान लो सोडियम ही उठा लिया, सोडियम सॉलिड है, और उसको आपने क्या कर दिया, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, मिक्स किया, और जैसे वाटर में ऐड करोगे, ठीक है, ये आपने एक बीकर लिया और ये मान लो वाटर है, और आपने क्या किया, एक मेटल का सोडियम का पीस क्या किया, आपने इसके अंदर डिप कर दिया। जैसे ही डिप करोगे तो रिएक्शन क्या होती है, एक सोडियम होता है यहाँ से OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaOH, एक तो बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या जनरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो बात को, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने लिखने पड़ेंगे, 2, और यहाँ पर भी कितने लिखने पड़ेंगे, 2, ठीक है। और 2 लिखते ही रिएक्शन हो जाती है बैलेंस, क्योंकि ये क्या चीज़ है, मेटल है, और ये क्या है, वाटर। और जैसे रिएक्शन किया, अब रिएक्शन करता है ना तो होता क्या है, ध्यान दो, इस चीज़ को अगर बड़ा करके देखें, ठीक है, तो जैसे एक मेटल का पीस था और सरफेस पर था, तो ये सोडियम है और यहाँ पर H2O है। तो जैसे ही होता है ना तो सोडियम मेटल को चारों तरफ से कौन घेर लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। और जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं तो वाटर में से क्या निकलता है, H+ और OH-। और OH- कहाँ अटैक करेगा, सोडियम आयन पे, और वहाँ से क्या बना लेगा, NaOH, ठीक है। अब 2 सोडियम ले लिए और 2 ही OH ले लिए, क्योंकि हमने वाटर कितना लिया, 2, तो H+ भी कितने हो जाएंगे, 2, और OH- भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब ये 2 Na 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, 2 वाटर सोडियम मॉलिक्यूल 2 OH- के साथ रिएक्ट करते हैं, और तो वहाँ क्या बना लेते हैं, 2 NaOH। तो ये जो सॉल्यूशन होता है पूरा,
इन दोनों की रिएक्शन के बाद एक तो क्या बन जाता है NaOH, ठीक है। लेकिन साथ में ये जो H+ आयन होते हैं ये किसकी फॉर्म में होने लगते हैं, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो बचा हुआ सोडियम जो होता है ना, ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है कि सोडियम जो होता है, अब देखो पूरा सोडियम रिएक्ट नहीं कर रहा, इसमें से थोड़ा थोड़ा पीस क्या है धीरे धीरे कटता रहता है, ठीक है। ये जैसे बड़ा है फिर छोटा होता जाएगा, फिर और छोटा होता जाएगा, तो धीरे धीरे सोडियम का पीस जो है वो धीरे धीरे तो किस में कन्वर्ट होता जाता है, एक तो NaOH में, और दूसरा क्या होता है ये इसकी सरफेस पर क्या करने लगता है, फ्लोट। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रही होती है, गैस, और वो गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे सोडियम को वाटर में मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा हीट, मतलब जैसे ही वाटर में सोडियम का पीस डालते हो ना, वहाँ पे क्या लग जाती है, आग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हो। रिएक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, कैच फायर रैपिडली, ठीक है। और क्योंकि जो मेटल है उसने वाटर के साथ जब रिएक्शन की है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, बिकम बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेस मतलब हाइड्रोक्साइड। और तीसरी चीज़ क्या है, द सोडियम पीस पोटेशियम या मेटल, कोई भी मेटल हो, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, धीरे धीरे एवॉल्व होते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो मेटल होता है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगता है, मतलब धीरे धीरे कटता भी जा रहा है, धीरे धीरे उसकी लेयर कम भी होती जा रही है, वो डिज़ोल्व भी होता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, उसके पर फ्लोट करता रहता है। और एक टाइम पर जब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर बिल्कुल ख़त्म होने के बाद उस पूरे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखना चाहें, एक रिएक्शन और लिख देता हूँ मैं, कि जैसे मैंने लिख दिया पोटेशियम और इसकी मैंने वाटर से रिएक्शन करवा दी, तो वही वाली बात है, पोटेशियम है, यहाँ से कौन से आयन आएंगे, OH- K के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें से 2 OH- आयन आए और 2 ही क्या आए, H+ आयन, ठीक है। तो 2 OH 2 K के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2KOH एक्वस, और साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, फायर कैच करने वाली होती है, ठीक है। अब ऐसे ही हम और भी कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है, अदर रिएक्शंस, ठीक है। अदर रिएक्शंस में अपनी जैसे NCERT दे रखी है उसके हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो जैसे क्या है, कैल्शियम प्लस वाटर, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। दूसरा दे रखा है मैग्नीशियम की मैं वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन जो दे रखी है वो दे रखी है अपने पास एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, वाटर से, ठीक है। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है आयरन, और हम आयरन की रिएक्शन भी करवाएंगे। फोर्थ, आयरन की रिएक्शन करवाएंगे सर वाटर के साथ, ठीक है। इन रिएक्शंस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें छुपी हुई हैं, और वो चीज़ें क्या हैं कि देखो, कैल्शियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से क्या जनरेट होगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये लो, यहाँ से जनरेट होगा एक तो H+ और एक जनरेट होगा OH-, और कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, प्लस है तो कितने OH चाहिए होंगे, 2, मैंने यहाँ कितना ले लिया, 2 मोल्स, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलने लग जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मतलब ये मेटल है और ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कॉल्ड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, दूसरी वाली बात अगर हम करें कि मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम की मैंने किससे रिएक्शन करवाई है, वाटर के साथ, तो सेम चीज़ क्या होगी, यही होगी। क्योंकि देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, और बेरिलियम करवाते नहीं हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये कौन से हैं, ग्रुप 1 और 2, और इनकी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कैसी होती हैं, सेम। लेकिन मैंने पिछली बार बताया था एल्यूमिनियम और आयरन क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, और एम्फोटेरिक होने की वजह से ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। और डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे तो ये ऐसा मत सोचो कि यहाँ से ये क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। ठीक है, स्टीम ऑफ वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करेगा, और जैसे स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, Al2O3, है ना, ऑक्साइड्स जनरेट करते हैं। ये क्या जनरेट कर रहे होते हैं, ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड जनरेट करते हैं, और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बाद में फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास पहली चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ डायरेक्ट रिएक्शन दे रही है और कौन सी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे रही है। तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस चीज़ को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो एल्यूमिनियम कितने लेंगे हम, 2, क्योंकि इधर भी 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने लेंगे हम, 3। अब 3 ऑक्सीजन लेने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन करवा दें, 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो 3 ऑक्सीजन 3 Al2O3, और देखो यहाँ पे वाटर जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन सी गैस जनरेट होती है, हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम की वाटर के साथ। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें आयरन की वाटर के साथ, तो सेम चीज़ है, ये डायरेक्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, समझ रहे हो बात को। ठीक है, लास्ट ही डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम जो है, अब देखो जैसे सोडियम है, सोडियम ने वाटर से रिएक्ट किया तो पहले ये क्या बनाएगा, Na2O। ठीक है, 2 सोडियम है, वो किसके साथ जनरेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। ये तो होता है स्टेप 1। ठीक है, और स्टेप 2 में क्या होता है, Na2O है, फिर से वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे पड़े होते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में Na2O H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, NaOH, ट्वाइस NaOH। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जो आयरन है और वो ऑक्सीजन के साथ ना तो वो सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में रिएक्ट करता है, स्टीम वाली फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, है ना, और स्टीम की फॉर्म में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और पहले क्या बनाएगा, Fe2O3। ठीक है, अब बना लिया Fe2O3, और इसकी मैंने फर्दर, अब मैंने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, मतलब ये हो गई स्टेप नंबर 1 और ये हो गई स्टेप नंबर 2। और ये वाटर में कोई डिज़ोल्व नहीं होते। अब डिज़ोल्व नहीं होते तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और है, तो ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और वाटर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3O4 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, इनके ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है, आयरन है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, Fe3O4, और साथ में कौन सी गैस जनरेट करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस। अब आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो, आयरन कितने चाहिए होंगे, 3, और ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे हमें, 4, और 4 ऑक्सीजन हमें जनरेट करते ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी कितने मिल जाएंगे, 4 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूज़न क्या है, दोज मेटल्स which oxide is
soluble in water, वो क्या बनाते हैं? प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। और those metal oxides which metal oxide, those metals which metal oxide insoluble in water only generate metal oxide एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है अपने पास कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। जब मेटल को वाटर में डालेंगे तो वो पहले मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और अगर वो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है तो वो फर्दर जनरेट होके मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल बेस बना लेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ऐसा मेटल जो पहले वाटर से रिएक्ट करके ऑक्साइड तो बना रहा है, लेकिन क्योंकि वो ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो वो फर्दर बेस नहीं बनाएगा, सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर नहीं होगा, वो सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनाएगा और कौन सी गैस जनरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मैंने कुछ और चीज़ें भी निकाली हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। ठीक है, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, इस बॉक्स की ख़ास बात क्या है? ध्यान दो, अपने पास एनसीईआरटी में जगह जगह पे लिखा हुआ है, ध्यान दो कि कहाँ है। यहाँ देखो, इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, मेटल लाइक पोटेशियम और सोडियम वायलेंटली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कैल्शियम वाटर इज़, ये कैसा होता है? लेस वायलेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई फायर कैच नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लेकिन कैल्शियम, ये मैंने ऐड करके लिखा हुआ है कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, है ना। और एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो होते हैं वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं देते हैं। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे अपने पास देखो, मैंने अलग अलग लिख दिया और ये मैंने लिखा है लेफ़्ट से लेके और राइट तक, और ये है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, और रिएक्टिविटी में क्या है कि अपने पास ये जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो लेड है, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ या गोल्ड हुआ, अपन देखो नहाते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि मम्मी के कान के जो गोल्ड के या हाथों में पहने हुए जो सिल्वर की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उसमें क्या होने लग जाएं, डिज़ोल्व होने लग जाएं, रिएक्ट करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये क्या करते हैं? हाईली रिएक्ट, प्लस जैसे वाटर में मिक्स करते हैं ना तो ये क्या कर लेते हैं? फायर कैच कर लेते हैं। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये जो चीज़ें होती हैं ये कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। मतलब ये रिएक्शन तो करते हैं बट ये फायर कैच नहीं करते, डोंट कैच फायर। समझ रहे हो बात को? अब कुछ चीज़ें और मैंने ऐड की हुई हैं इसमें, उनमें से क्या है कि अगर हम कोल्ड वाटर का डिस्कस करें, वाटर कैसा हो? कोल्ड। ठीक है, तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन कर लेते हैं। कैल्शियम होता है वो कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर लेता है, बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट।
दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें, अगर मान लो वाटर कैसा है, हॉट है, ठीक है, अगर मान लो वाटर कैसा है, हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर के केस में क्या होता है, देखो सोडियम पोटेशियम जो होते हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम हो, सबसे रिएक्ट कर लेते हैं। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर, हॉट वाटर सबसे रिएक्ट कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम है ना, ये ही ध्यान रखने वाली बात है, ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में कोई रिएक्ट नहीं देता, लेकिन हॉट वाटर में रिएक्ट कर लेता है। या अगर हम बात करें स्टीम वाटर, तो उसमें भी ये क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। एल्यूमिनियम और जो आयरन होते हैं, एल्यूमिनियम आयरन या जिंक होते हैं, वो कोल्ड में रिएक्ट नहीं करते, हॉट में भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर मान लो स्टीम है तो उसमें रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हॉट में और स्टीम में रिएक्ट कर लेता है, लेकिन ना ये तो कोल्ड में रिएक्ट करेंगे, ना ही हॉट में रिएक्ट करेंगे, और ना ही स्टीम में, किसी में भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल का हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं, और साथ में क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब उसमें भी वो वाले मेटल्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो पहले मेटल से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और उसके बाद वो जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करके बेस और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। हाँ, एक ख़ास बात ये है, मेटल जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ज़रूर जनरेट करेंगे, लेकिन कौन सा मेटल वाटर में डिज़ोल्व होके क्या बनाएगा, बेस बनाएगा या सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। समझ गए? आई होप ये सेशन समझ में आया होगा। अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स एसिड से रिएक्ट कैसे करते हैं और सॉल्यूशन से कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और अगले में अपना ये पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू सो मच।